हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानने के बाद में हम इसकी अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के रासायनिक गुण समान रहते हैं, परंतु उसके बाहरी स्ट्रक्चर में भौतिक होता है बाहर से, और रासायनिक परिवर्तन उसकी संरचना में परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में केवल रूप परिवर्तित होता है, जैसे यदि बर्फ को हम गर्म करें तो वो जल में बदल जाती है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर H2O ही रहती है। वैसे ही यदि हम जल को गर्म करें तो वो भाप में बदल जाता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर H2O ही रहती है, परंतु उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होते हैं, जैसे रूप, आकार या फिर आकृति, परंतु उसके रासायनिक रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत यदि किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ पहले कार्बन ठोस अवस्था में होता है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है वो भी गैस अवस्था में होती है। और यहाँ पर अवस्था परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक सूत्र भी परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन S यानी कि सॉलिड है, O2G यानी कि गैस है, और इसको हम जब रिएक्शन से गुजारते हैं तो इजिकल टू CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर आपको हम एक उदाहरण नॉर्मल सा दिखा रहे हैं कि कागज़ यदि हम फाड़ते हैं कागज़ को तो ये एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज़ को जला देना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो सामान्य तौर पर हम देखें तो भौतिक परिवर्तन केवल रूप में परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन उसकी संरचना और गुणों में भी परिवर्तन होता है। यहाँ पर द्रव्य की अवस्था परिवर्तन पर अलग अलग प्रकार के प्रभाव हम देखते हैं। सबसे पहले तापमान का प्रभाव। तापमान देने से कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच का आकर्षण बल है वो कम हो जाता है, और कण अपनी नियत स्थान को छोड़कर अन्यत्र गति करने लग जाते हैं, जिससे कि थोड़े समय पश्चात ऐसी अवस्था आती है कि ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और यदि द्रव पदार्थ को अत्यधिक तापमान दिया जाए तो वह गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने होंगे कि यदि ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव बनता है तो उसे हम तापमान के जो मान है उसको हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसको हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक 273.16 के यानी कि केल्विन होता है, और इस प्रक्रिया को हम संगलन या फ्यूजन भी कहते हैं। फिजन होता है जुड़ना और फ्यूजन होता है टूटना। और 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे हम एंथैल्पी कहते हैं। संगलन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा को एंथैल्पी कहा जाता है। और जिस तापमान पर द्रव पदार्थ को ताप देने पर वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं, यानी कि वह अंक जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल जाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जिस पदार्थ को हम
तापमान दे रहे हैं, जिस द्रव को तापमान दे रहे हैं, वह उबलना शुरू होता है, क्योंकि उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह गैसीय अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। इसके लिए आवश्यक जो गुप्त ऊष्मा होती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए जो भी आवश्यक गुप्त ऊष्मा होती है उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। अब तापमान के प्रभाव के पश्चात हम द्रव की अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव देखते हैं। दाब लगाने पर कण जो है वो पास आ जाते हैं, इनके मध्य की दूरी घट जाती है, जिससे गैस अवस्था वापस द्रव अवस्था में बदल जाती है। फिर यदि द्रव अवस्था को हम और अधिक संपीड्यता देते हैं तो वह ठोस नहीं बना सकता, क्योंकि ठोसों के अंदर संपीड़न बहुत कम होता है। तो दाब लगाने पर गैसीय अवस्था वापस द्रव में बदल सकती है। अब एक प्रक्रिया है जिसको हम पदार्थ का शुद्धिकरण कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारे पदार्थ केवल अशुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं और इनका अलग अलग विधियों से शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे पहली विधि हम देखते हैं फिल्ट्रेशन, या हम निस्यंदन कहते हैं। यदि दो विषमांगी मिश्रण के अंदर उपस्थित ठोस व द्रव हो, जैसे अगर रेत के अंदर पानी मिला हुआ है तो उसे हम अलग अलग करते हैं, तो इस विधि को हम निस्यंदन के द्वारा अलग करेंगे। ठोस पदार्थ को एक फिल्टर पेपर पर एकत्रित कर लिया जाता है और द्रव जो है वो निस्यंद के रूप में नीचे बैठ जाता है। ठोस पदार्थ को छान लिया जाता है और द्रव पदार्थ शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो जाता है। चीनी से शक्कर बनाना क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। शक्कर का एक संतृप्त विलयन बनाया जाता है। संतृप्त विलयन वह होता है जिस अवस्था पर किसी भी द्रव में यदि किसी ठोस को घोला जाए तो वह उससे ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर नहीं घुल सकता। जैसे हम पानी के अंदर चीनी को डालते जाते हैं और उस विलयन को लगातार चलाते रहें तो चीनी पानी में घुलने लगती है। धीरे धीरे यदि हम और अधिक चीनी डालते जाएं वो भी जल के अंदर घुल जाती है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब उससे ज़्यादा चीनी पानी के अंदर नहीं घुल सकती, जिसको हम सघन चाशनी बोलते हैं। उस सघन चाशनी में यदि हम 2-4 चीनी के दाने या फिर कोई रस्सी रख दें तो उसके आसपास थोड़े ही टाइम में शुद्ध चीनी के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हम मिश्री कहते हैं। तो मिश्री बिल्कुल शुद्ध प्रकार की शक्कर होती है और अशुद्ध प्रकार का जितना भी उसके अंदर पदार्थ मिला होता है वह अलग हो जाता है। तो इस विधि को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। अगली विधि है ऊर्ध्वपातन। यदि ठोस पदार्थ को हम गर्म करें तो वह द्रव में ना बदले और सीधे ही वाष्पीय अवस्था में आ जाए, गैसीय अवस्था में आ जाए, तो इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे यदि नमक को हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वह सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाता है, भाप बनकर उड़ने लगता है। इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यदि उसको ठंडा किया जाए तो वापस वह द्रव पदार्थ में नहीं बदलता, वापस से वह ठोस पदार्थ में बदल जाता है। वैसे ही हम यदि नौसादर को गर्म करें तो वह भी सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और यदि उसको ठंडा करेंगे तो वापस से ठोस अवस्था में आ जाता है। नमक और नौसादर को यदि अलग अलग करना है तो इन दोनों में ही ऊर्ध्वपातन के गुण होते हैं। तो ये गर्म करने पर नौसादर वाष्पित हो जाता है और नमक शेष रह जाता है। क्योंकि उसका हीटिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए यदि हम उस पदार्थ को ढक कर के गर्म करेंगे तो नौसादर जो है वो ऊपर वाले पात्र में इकट्ठा हो जाएगा और नमक हमें नीचे वाले पात्र में शेष रहा मिल जाता है।
इसी प्रकार यदि हम तेल व जल को अलग करें, जो कि अमिश्रणीय द्रव हैं, एक दूसरे में मिल नहीं सकते, तो इस विधि को हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन यानी कि विभेदीय निष्कर्षण कहते हैं। इनमें जिस पदार्थ का भार ज़्यादा होता है वह पहले अलग हो जाता है और बाद में हल्का द्रव हमें प्राप्त हो जाता है। इसी सीरीज में अगली विधि है डिस्टिलेशन या आसवन। इसमें अशुद्ध द्रव को गर्म किया जाता है जो वाष्प में बदल जाता है और फिर जब संघनन होता है तो हमें शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। भाप बनकर जब वापस ठंडी होती है तो अशुद्ध द्रव में से निकलने वाली वाष्प जब हमें ठंडी होकर मिलती है तो हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होती है और अघुलनशील ठोस पदार्थ जो है वो पैंदे में बैठा हुआ रह जाता है। इस विधि को हम आसवन कहते हैं। इसी सीरीज में अगली है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम प्रभाजी आसवन कहते हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर ना हो तो भी उन्हें कैसे पृथक किया जा सकता है। यदि दोनों ही पदार्थ एक ही टाइम पर वाष्प में बदलते हों तब उनके अंदर अलग अलग करना कैसे संभव है। इसके लिए दोनों ही पदार्थों को गर्म किया जाता है और अपने अपने क्वथनांक पर वो दोनों वाष्पित हो जाते हैं और उनको प्रभाज स्तंभ में से गुजारा जाता है ताकि वो जम जाएं, द्रव अवस्था में बदल जाएं और उनको अलग अलग रूप में प्राप्त कर लिया जा सके। पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन से ही अलग किया जाता है, जिससे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन व पेट्रोलियम जेली जिसे हम वैसलीन कहते हैं वह सब अलग अलग हो जाता है। तो ये आपका चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें बताइए, आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। मेन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क के लिए सेंड किए जाएंगे, उससे पहले आप लेसन समझिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।